भागते कदम, क्या अनीस के चंगुल से निकल सकी प्रिया? देख प्रिया, तू ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत। अनीस अच्छा लड़का नहीं है। अभी भी समय है, समझ जा। प्रज्ञा दीदी के शब्द मानो पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी का पीछा कर रहे थे। कुछ समय पहले रोमांचकारी सपनीले भविष्य में खोया मन जाने क्यों अज्ञात भय से घिर गया। मम्मी पापा की लाडली बेटी और प्रज्ञा दीदी की चहेती बहन घर से भाग गई। यह सबको धीरे धीरे पता चल ही गया। अल सुबह आँख खुलते ही मम्मी चाय का प्याला लेकर जगाने के लिए आ गई। क्या पता रात को ही सब जान गए हों। कितना समझाया था प्रज्ञा दीदी ने कि इस उम्र में लिया गया एक गलत फैसला हमारे जीवन को बिखेर सकता है। जितना दीदी समझाने का प्रयास करती उतनी ही दृढ़ता से बिंदास प्रिया 2 कदम अनीस की ओर बढ़ा देती। प्रिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपने भविष्य से मत खेल। दीदी, अब तो अनीस ही मेरी जिंदगी है। मैंने उसे दिल से चाहा है। वह जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। प्रिया इस फिल्मी संवाद को सुनकर अपना सिर पकड़ लेती है। क्या हम तुझे नहीं चाहते? और अगर तुझे अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो एक बार पापा से बात कर उस उसे सबसे मिलवा तो सही। एक अनजाने अविश्वास के तहत जाने क्यों प्रिया पापा से बात करने की हिम्मत न जुटा पाई। उस वक्त अनीस द्वारा घर से भागकर शादी करने का रास्ता उसे रोमांच भरा दिखाई दिया। अनीस के कैरिंग स्वभाव पर वह उस दिन फिदा हो गई जब प्रज्ञा दीदी के जोर डालने पर उस अनीस को मम्मी पापा से मिलने को कहा तो उसने भावावेश में प्रिया को गले लगा लिया और कहा वह अपने प्यार को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता। बस उसी रात गली के उस पार इंतजार करते अनीस के साथ वह आ गई। घर पर आते समय प्रिया का मनोबल चरम पर था। रास्ते में ही अनीस ने बताया कि वे लोग बेंगलुरु जा रहे हैं, जहाँ वे कुछ दिन उस एक दोस्त के घर पर ठहरेंगे और 7 महीने बाद प्रिया के बालिग होने पर शादी करेंगे। रास्ते भर वह प्रिया को समझाता रहा कि इस दौरान उसे किसी से संपर्क नहीं रखना है। इस मामले में यहाँ का कानून बेहद सख्त है। विचारों में डूबती उतरती प्रिया कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक स्टेशन पर गहमा गहमी के बीच उसकी नींद खुली। उसने देखा तो अनीस अपनी सीट पर नहीं था। बिंदास और मजबूत इरादों वाली प्रिया हलक सूख गया। आवेग से उसकी आंखें भर गईं और माथे पर पसीने की बूंदें चुआ आईं। अकेलेपन के एहसास ने उसे घेर लिया। तभी वह अपना मोबाइल खोजने लगी। पूरा पर्स खंगाल डाला पर कहीं मोबाइल नहीं दिखा। आप मोबाइल तो नहीं ढूंढ रही? एक आवाज ने उसे चौंका दिया। सपना देखा तो एक युवती बैठी किताब पढ़ रही थी। आपने मुझसे कुछ कहा? मुझे लगा आप अपना मोबाइल ढूंढ रही हैं। हाँ, आपने देखा क्या? प्रिया ने पूछा तो बोली, तुम्हारे साथ जो लड़का था वह तुम्हारा भाई है क्या? उसका प्रश्न प्रिया को रुचिकर नहीं लगा। तभी उस युवती ने आगे खुलासा किया, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ जो लड़का था वह ले गया। कतार दृष्टि से इधर उधर देखती प्रिया को उसने बताया कि वह दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा ताश खेल रहा है। प्रिया सामान देखिएगा, से मैं बढ़ गई। उसे अनीस पर बहुत गुस्सा आया। अंधेरे में किसी की आवाज पर उसके पांव ठिठक गए। दरवाजे के पास खड़ा अनीस मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। बस ऐसी बेवकूफ लड़कियों से तो रोजी रोटी चल रही है हमारी। उसका मोबाइल ले लिया है, 15 से 20 हजार का तो होगा ही। डर भी था कहीं घर वालों से संपर्क न कर बैठे। मैं बिना बात की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। अभी पूछा तो नहीं है पर घर से कुछ न कुछ तो लेकर जरूर आई होगी। घर जो बसाना है मेरे साथ। उसके ये शब्द ठहाकों के साथ हवा में तैर गए। और हाँ सुनकर, तू सारा इंतजाम रखना, मेरी जिम्मेदारी केवल वहां तक छोड़ने की, आगे तू संभालना। बस फिल्म मस्त बननी चाहिए। इस वार्ता को सुनकर प्रिया का खून बर्फ की तरह जम चुका। उसके पांव स्थिर न रह पाए। वह गिरने वाली थी कि किसी ने उसे संभाला। वह कैसे अपनी सीट तक आई उसे पता नहीं चला। 2 घूंट पानी पीने के कुछ क्षण बाद उसकी आंखों खोली तो कंपार्टमेंट में बैठी युवती चिरपरिचित चेहरा दिखा।
तुम ठीक हो ना? उसने जैसे ही पूछा, प्रिया की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस युवती ने अपने साथ आए शख्स को बाहर भेज दिया और कूपे के अंदर बंद कर दिया। क्या हुआ? साथ आया लड़का बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? उस युवती की बात सुनकर प्रिया फड़क पड़ी। देखो, वह लड़का ठीक नहीं है। यह शायद तुम्हें भी पता चल गया होगा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों घर से भाग कर आए हो। प्रिया ने आश्चर्य और शंकित नजरों से उसे देखा तो वह बोली, मेरा नाम सरना है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वैसे तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं। युवती की बातों में सच्चाई थी। वैसे भी अनीस का जो भी विविध चेहरा वह अभी अभी देख कर आई थी, उसे देखकर तो उसकी रूह कांप उठी। देखो, जो गलत कदम तुमने उठाया, जिन कांटों पर तुम उलझी हो, उससे निकलने के लिए तुम्हें साहस जुटाना पड़ेगा। सरना की बातों का प्रभाव प्रिया पर पड़ा। कुछ देर बाद वह समझ गई। प्रिया नाम है ना तुम्हारा? अपने पापा का नंबर दो मुझे, उसने अधिकार से कहा। तो प्रिया ने पापा का नंबर बता दिया। वह युवती बात करने के लिए बाहर चली गई। अब तक प्रिया स्थिति का सामना करने को तैयार हो गई थी। कुछ देर बाद वह वापस आई और बोली, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। वह अगली फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है, यह ध्यान से सुनो। वह प्रिया को कुछ बातें बताते हुए अपने साथ आए युवक से बोली, मैडम के साथ जो व्यक्ति आया उसे बताओ कि उसे बुला रही हैं। और हाँ अर्जुन, कुछ देर तुम बाहर ही रहना। कुछ देर बाद अनीस आ गया तो प्रिया उससे शिकायती लहजे में बोली, तुम कहाँ चले गए थे? अनीस, मैं कितना डर गई थी मालूम है तुम्हें? अनीस उसकी बात सुनकर बोला, तुम्हें छोड़कर भले मैं कहाँ जाऊँगा। प्रिया ने कूपे की लाइट जला दी। उसे कुछ देर पहले ही अनीस की आंखों में प्यार का समुद्र नजर आ रहा था। अब उन्हीं आंखों में मक्कारी दिखाई दे रही है। अब वह अपनी खुली आंखों से देख रही थी कि किस तरह सतर्कतापूर्वक अनीस इधर उधर देख रहा था। तभी प्यार से प्रिया ने उसे कहा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? वह चक्का सा बोला। तो प्रिया ने कहा, जानते हो, पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं और वे बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। प्रिया के इस खुलासे से अनीस का तो रंग उड़ ही गया। वह अचानक बिफर गया। बेवकूफ लड़की, मैंने मना किया था कि फोन मत करना। तभी मानो उसे कुछ याद आया हो। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, तुम्हारा मोबाइल तो मैं जानती हूँ, वह तो तुम्हारे पास है। इससे पहले कि अनीस कुछ और पूछता, प्रिया अपना आपा खो चुकी थी। उसका हाथ पूरे बेग से लहरा और अनीस के गाल पर तेज आवाज के साथ झंझा चांटा पड़ा। क्रोध और अपमान से उसका बदन कांप रहा था। अनीस का सारा खून निचुड़ गया। शोर शराबे की आवाज बाहर तक चली गई। लोगों ने अंदर झांकना शुरू कर दिया। उतनी ही देर में टीटीआई भी आ गया। उसने पूछा कि क्या माजरा है, तो बड़े ही इत्मीनान से वह युवती उठकर आई और बोली, ये रिश्तेदार दरअसल यह हमारे साथ बैठा था, एक यात्री है। हमें लगता था कि इसने हमारा मोबाइल चुराया। आप पुलिस बुलाइए। अनीस के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। देखिए मैडम, इस फर्स्ट क्लास का डिब्बा है। आप इसमें बैठे यात्री पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। टीटीआई के बोलने पर अर्जुन बोला, मैं भी इनको यही समझा रहा हूँ कि पुलिस के झंझट में पड़ने से पहले खुद तसल्ली कर लो। इतना कहते ही उसने अनीस की जेब में खंगालते हुए प्रिया का मोबाइल निकाल लिया। अनीस सकते में था। पासा यूं पलट जाएगा उसने सपन में भी नहीं सोचा था। तुरंत में रेलवे के पुलिस कांस्टेबल आ गए तो उस युवती ने अपना पहचान पत्र दिखाया। एसपी शरण्या पढ़कर दोनों ने उसे एक करारा सलूट बजाया। तो टीटीआई शायद प्रिया ने अचंभे में पड़ गई। टीटीआई हंसकर बोला, क्या बेटा, चोरी भी की तो पुलिस वालों की? एसएसपी शरण्या ने अर्जुन से कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन, आप इसके साथ अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। और ज़रा इसे समझाना और खुद से भी ध्यान रखना कि इस लड़की का नाम बीच में ना आए। हंगामे के बीच अनीस को अगले स्टेशन पर उतार लिया गया। ट्रेन में सवार यात्री इस पर अपनी अपनी टिप्पणी देने में मशगूल थे। प्रिया अपमान और शर्मिंदगी से भरी जिंदगी तक रोती रही और तभी शरण्या ने संतावना भरा हाथ उसकी पीठ पर फेरा तो वह शरण्या के गले लग गई और बोली, आपने मुझे बचा लिया। आप यह कहकर आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी।
उसकी बात पर सरन्या हंस पड़ी और बोली, कैसे नहीं बचाती तुम्हें? यह तो वही बात हुई ना कि एक डॉक्टर के सामने किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। जान तो उसने उसकी बचनी ही थी। यह मेरी पहली नियुक्ति है आईपीएस ऑफिसर के रूप में। तुमने मुझे शुरू में ही इतना बड़ा केस दिला दिया। मैं तो तुम्हें देखकर समझ गई थी कि तुम घर से भागकर आई हो। ट्रेन में चढ़ते वक्त तुम किसी दूसरी ही दुनिया में थी, किसी और को होश में थी। होश ही कहाँ था तुम्हें? अव्वल तब वह लड़का जरूरत से ज्यादा सतर्क था। दूसरों को ऑब्जर्व करना मेरी हॉबी है। उसे देखकर ही मैं समझ गई थी कि वह लड़का ठीक नहीं है। जब मैंने चुपके से उसे तुम्हारे पर्स से मोबाइल निकालते और पैसे चेक करते देखा तो मुझे समझ में आ गया। अजीब लगा। जब वह बाहर गया तो मुझे अर्जुन से बात करके उस पर नजर रखने को कहा। इसलिए जब तुम बाथरूम गई तो मेरे पीछे पीछे मैं भी आई थी। मुझे पता था कि कुछ कहीं कुछ गड़बड़ है, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की आज के ज़माने में मूर्खता कैसे कर सकती है। ज़रा सोचो, अगर वह अपनी योजना में कामयाब हो जाता तो क्या होता? तुम ठीक समय पर संभल गई, अन्यथा उस दलदल में फंसने के बाद जिंदगी भर दूभर हो जाती। देखो प्रिया, सवाल यह नहीं है कि तुम सबसे कैसे नजरें मिलाओगी। यह सोचो कि तुम अपने वजूद से कैसे नजरें मिलाओगी, जिसे तुमने इतने बड़े जोखिम में यूं ही डाल दिया था। खुद से नजरें मिलाने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह से खुद और अपने भविष्य को संवार कर अपने परिवार सदस्यों की खुशी दो। जिस पर तुम्हारा यह सफर ना तुम्हें और ना कभी तुम्हारे परिवार को याद आए। सरन्या की बातों का असर प्रिया की चुप्पी में दिखा। मन ही मन वह आत्ममंथन करती करती रही। मानसिक रूप से थकी प्रिया कब से सो गई पता ही नहीं चला। किसी ने इसने भरे स्पर्श से आंखें खुली तो सामने पापा को देखकर वह छोटी सी बच्ची की तरह उन पर लिपट गई। साथ ही आई प्रज्ञा भी रो पड़ी। आपका यह एहसान हम कैसे चुका पाएंगे? पापा सरन्या से बोल रहे थे। आप मुझे कभी माफ कर पाएंगे क्या? उन्होंने दोनों की बात सुनकर सरन्या ने प्रिया के पापा से कहा, अगर आप वाकई एहसान उतारना चाहते हैं तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी बेटी पर भरोसा कायम रखते हुए इस उड़ान की पंख देंगे, इस सफर को भूलते हुए आगे की जिंदगी में इसका साथ देंगे, ना कि इस सफर का बार बार उल्लेख कर कि आगे की जिंदगी दूभर बनाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि प्रिया की आज की भूल का जिक्र हम इसके मनोबल नहीं गिराएंगे। आज के बाद हम कोई भी प्रिया के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। पापा आपकी बेटी का सिर झुकने नहीं देगी। मैं भी शरण्या दीदी जैसा बन कर दिखाऊंगी। शरण्या के व्यक्तित्व प्रभाव प्रभावित प्रिया पापा के साथ साथ पाकर पूरे आत्मविश्वास से बोली। तो पापा और प्रज्ञा ने उसे प्यार से थाम लिया। शरण्या समझ गई कि अब सही माने तो प्रिया बाबा से बाहर निकल चुकी है। उसके ओंठों पर तसल्ली भरी स्मिता देख थी। यूट्यूब अंकुर स्टोरी। यह कहानी काल्पनिक है। यह नई उम्र की युवती और युवाओं की कहानी है। इस कहानी में जगह और व्यक्ति को नाम बदल दिए गए हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपके लिए, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोट मैसेज आपके लिए मिले, आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।